हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेके आया हूँ आपके लिए एमपी टेबल में पूछे गए 2017 और 2016 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे। हम इस वीडियो में सारे साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। एक पेपर के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो आपको देखना है कि साइंस के किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? Passage of gas and moisture is regulated on leaves and stems through opening called। गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर खालिस्तान कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। असल में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो छिद्र पत्तियों और जो तने में कुछ ऐसे छिद्र होते हैं जहाँ से क्या होता है, गैस और जो पानी का मॉइस्चर होता है उसका आदान प्रदान होता है। तो उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, उनका नाम बताना है। स्टोमेटा रंध्र, ट्यूस नलिकाएं, गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं, एपिडर्मी अधिचर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, बारीक बारीक पत्तियों पर और तनों पर बारीक बारीक छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इसी से ही प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसमें सभी को पता होगा कि कौन सी गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं लेते। तो ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं लेते। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेंट पेट्रोल एंड वाटर। निम्नलिखित उपकरणों में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? जब पेट्रोल और डीजल मिक्स हो जाता है उन्हें किस ऑपरेटर के द्वारा अलग किया जाता है? तो फनल एंड फिल्टर पेपर, कीप तथा फिल्टर पेपर, चाइनीज डिश, सेपरेटिंग फनल पृथककारी कीप, डेस्टिलेशन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल क्या होता है कि ये मिक्स नहीं होते, इनमें डेंसिटी डिफरेंस होती है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो पानी नीचे रहता है, पेट्रोल की डेंसिटी कम रहती है तो वो हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। आपने कभी देखा होगा, जब भी पेट्रोल आपने कार्बोरेटर से पेट्रोल निकाला होगा, आपके कार्बोरेटर में पानी आ गया होगा, तो उससे हम पेट्रोल को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि भाई पानी नीचे है और पेट्रोल ऊपर है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं या फिर उसे पृथक कैसे करते हैं? तो उसे पृथक करते हैं सेपरेटिंग फनल द्वारा। किसके द्वारा? सेपरेटिंग फनल द्वारा। ये क्या होती है? इसमें एक समझ लो कि बॉटल को उल्टा कर दिया जाता है और बॉटल के जहाँ ढक्कन लगा होता है, जहाँ कैप लगी हुई होती है, वहाँ पर एक स्टॉपर लगा दिया जाता है और उस स्टॉपर को धीरे धीरे खोला जाता है, जिससे कि उसमें जो पानी रहता है नीचे वो एकदम नीचे आ जाए और जैसे ही पेट्रोल आने की जगह बने और हम उस स्टॉपर को बंद कर देते हैं, जिससे कि पेट्रोल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे जाता है। तो ये होता है पेट्रोल और पानी को अलग करने की विधि होती है, उसे सेपरेटिंग फनल के द्वारा किया जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड व्हेन ट्रीट विथ मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन। द स्टेटमेंट विच सेटिस्फाई द टेंडेंसी। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होती है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडेंटिंग एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एन नाइट्रिक एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रिक अभिकर्ता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज हाइड्रिंग एजेंट। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जल योजित करता है। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा किस कारण है कि जो हम डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड को जब मेटल से ट्रीट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन हमें नहीं देता। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ओके, ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीडेंट एजेंट होता है कौन? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इस कारण से ये हाइड्रोजन नहीं देता है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन देगा। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीड्स नेम द इंसेक्ट यूज टू कंट्रोल ओप्यूनिट बीड्स। अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओप्सिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपतरण क्या होता है या बीड्स क्या होते हैं?
जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट उग आते हैं हमारे क्रॉप के साथ, उन्हें हम बीट्स कहते हैं या अपतरण कहते हैं ना। अपतरण मतलब खरपतवार, आपको याद रखना होगा। तो इसको खरपतवार को खाने के लिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें आपको छोड़ा जाता है, और वो क्या करते हैं, सिर्फ ओनली फॉर खरपतवार को खाते हैं और हमारे क्रॉप को नहीं खाते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे आपको इंसेक्ट के बारे में बताना है, ऐसे इंसेक्टों को क्या बोलते हैं। बीटल, भृंग, कोचनील इंसेक्ट, कोचनील कीट, ड्रोनिस, मून पक्षी, एपीहीट्स, एफीड, है ना, आपको बताना है इनमें से क्या है। तो कोचिनील इंसेक्ट जो होते हैं, कोचिनील इंसेक्ट क्या करते हैं, ओनली फॉर ये खरपतवार को खाते हैं, हमारे क्रॉप को नहीं खाते, तो इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माइका सीड आर यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका सीड का उपयोग किया जाता है क्योंकि, देखो यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब है इलेक्ट्रिक प्रेस, जो कपड़ों पे प्रेस की जाती है ना, उसके अंदर माइका सीड का यूज़ क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। माइका इज़ वेरी लाइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइका बहुत हल्का होता है और ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। माइका इज़ गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइका विद्युत का अच्छा चालक होता है। माइका इज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, माइका विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। माइका इज ए वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, माइका विद्युत का कुचालक तथा लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही वाला। माइका इज ए वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को बहुत अच्छे से जाने देता है और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से नहीं जाने देता, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ए फॉरेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ, वन निम्न का एक उदाहरण है। ए प्रोड्यूसर एक उत्पादक का, ए बायोस्फीयर एक जीवमंडल का, एन इकोसिस्टम एक पारिस्थितिक तंत्र का, एक कम्युनिटी एक समुदाय का। तो देखो प्रोड्यूसर तो क्या होता है, प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, लेकिन जंगलों में तो फॉरेस्ट के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, ओनली फॉर प्लांट नहीं होते हैं। ए बायोस्फीयर एक जीवमंडल, जीवमंडल हम सिर्फ उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे ओनली फॉर जानवर, मतलब जो लिविंग थिंग रहते हों, है ना। अब एन इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, तो हाँ हमारा सही आंसर क्या होगा, एन इकोसिस्टम, क्योंकि वन क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ एयर और वाटर, इन सबको, मिट्टी, पेड़ पौधे, इन सबको मिला के क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। द शेप ऑफ द मून चेंज एवरी डे बिकॉज, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है क्योंकि, आपको बताना है कि चंद्रमा अपना शेप चेंज क्यों करता है। बी सी द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड, हम चंद्रमा का वह भाग देख सकते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। द थिकनेस ऑफ द मून एटमोस्फियर कीप चेंजिंग, चंद्रमा की वायुमंडल की मोटाई बढ़ती रहती है। द अर्थ फ्रॉम ए शेडो ऑन द मून, पृथ्वी चंद्रमा पर छाया बनाती है। द सन, द अर्थ एंड द मून आर ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सदैव सीधी रेखा में रहते हैं। तो ये तो कोई आंसर हुआ नहीं, इसका आंसर क्या होगा, वी सी द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, हम चंद्रमा का सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, ओके। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज विच सेंसिटिव टू डिम एंड ब्राइट लाइट इज, मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो हमारे ह्यूमन जो आइज होती हैं उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सेल्स क्या करती है, दिन में वर्क करती है, जिससे हमें दिन में देखने को आराम से हम देख सकते हैं, और एक दूसरी तरह की सेल्स होती हैं वो हमें रात में देखने में मदद करती है। जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अचानक से लाइट चली जाती है तो थोड़ी देर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको कुछ कुछ हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें एक होता है, आपको बताना है ऐसा कौन सा भाग है जो ये काम करता है। तो आइस और लेंस, रोड एंड कोन्स, कॉर्निया और प्यूपिल, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इनमें से आंसर क्या होगा, रोड एंड कोन्स। जो रोड्स होती हैं वो दिन में हमें देखने का काम करती है, और जो कोन्स होते हैं, कौन सेल्स होती हैं, वो हमें रात में देखने के लिए काम में आती है, आप ध्यान रखिएगा ना। प्लांट सेल्स आर मोस्टली लार्जर देन द एनिमल सेल्स, व्हाट मेड बी प्रोबल रीजन, पादप कोशिकाएं समान रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी आती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। वाटर कंटेंट, जलाशय, क्लोरोफिल सेकेंड, पर्णहरित, फूड स्टोरेज, भोजन संग्रह, बेकुलम रिक्तियाँ, बेकुला, बेकुला के कारण, आपको बताना है जल कंटेंट के कारण होती है या उसमें
क्लोरोफिल होता है इसलिए वो बड़ी होती हैं, या उसमें फूड स्टोरेज होता है इसलिए वो बड़ी होती हैं, या उसमें वेकुलास होते हैं इसलिए प्लांट सेल्स बड़ी होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि उसमें वेकुलास होते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो वेकुलास के कारण ये प्लांट सेल्स क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियरिंग ऑफ कंटेनमेंट फ्रॉम वूल इज कॉल्ड। ऊन से दूषित पदार्थों को संशोधन को कहा जाता है ना। आपको क्या बताएं, जब ऊन बनाया जाता है तो ऊन में अलग अलग प्रोसेस होती है, तो उसमें से एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल कंटेंट जो उसको समाशोधित करते हैं, दूसरे जो पदार्थ होता है उन्हें उससे निकालते हैं। तो इस किस प्रोसेस को कहा जाता है? कर्डिंग, धुनाई, सेरिंग, ऊन कर्तन, स्कोरिंग, अभिमार्जन, स्पिनिंग, करताई। अब हिंदी का पढ़ के आप आंसर इसका दे सकते हो, अभिमार्जन, है ना। अभिमार्जन हम कपड़े धोने में काम करते हैं, है ना, तो इसमें दूषित कणों को हम बाहर निकालते हैं, तो सेम यही काम है ना, स्कोरिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इच किडनी इज फॉर्म ऑफ अबाउट ए मिलियन स्मॉल ट्यूब सेल्स। प्रत्येक वृक्क कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो आपको बताना है कि किडनी जो होती है हमारी, वो किससे मिलकर बनी होती है? मेडुला, कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुल्स, नेफ्रॉन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से किससे हमारी किडनी मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर सीधा से है नेफ्रॉन्स। लाखों नेफ्रॉन्स छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो जिससे मिलकर हमारी किडनी बनी होती है, इसलिए तो वो प्योरिटी करती है, क्योंकि इन जब नलियों से जो छनकर हमारा ब्लड जाता है तो उसमें से यूरिया अलग हो जाता है और हमारा ब्लड प्योर हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टर्म इज यूज टू द फॉर्म द ऑर्गेनिज्म विच लेफ्ट एंड राइट वेल्व्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डिज़ाइन। कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके लिए शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धंग का डिज़ाइन समान होता है ना। आपको बताना है कि ऐसे जीवों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं जिनका दायां भाग सेम टू सेम डिक टू बाएं भाग की तरह हो। बाइलिटरली सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति, रेडियल सिमेट्री, त्रिज्यीय समिति, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में कोई नहीं, एसिमेट्री, असिमिति। तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता ही होगा, यदि दोनों भाग समान हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइलेटरली, है ना। जैसे तितली, आपने तितली को देखा होगा, या बटरफ्लाई की मैं बात करूँ तो जब उसको हम बीच में से कट करें तो आप उसको देख सकते हो कि वो दूसरे एकदम दिख टू दूसरे पार्ट की तरह ही दिखेगी, आपको कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ वन सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है? अमीबा, जाइगोट, हेंस एग और स्पाइरोगाइरा। तो आपको बताना है इसमें से कौन ऐसा है जो कि सिंगल सेल से नहीं बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पाइरोगाइरा जो होता है वो सिंगल कोशिका से नहीं बना होता है। इसमें सारे बाकी के एग्जाम्पल क्या है? सिंगल कोशिकाओं के हैं, ठीक है। अमीबा, जाइगोट और हेंस एग। तो आप बताइए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। कासल्टिक ऑब्जेक्ट कैन बी व्यू एट नाइट विद द हेल्प ऑफ। खगोलीय पिंड इसकी मदद से रात में देखा जा सकता है। पारदर्शी, पायरोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कैलेडोस्कोप, बहुमूर्धदर्शी। तो आपको बताना है कि इसमें से हम रात में खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किसका काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेलीस्कोप, दूरबीन। देखो, दूरबीन से हम दूर, टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। पेरिस्कोप, पारदर्शी, इसका यूज़ हम समुद्र में करते हैं। माइक्रोस्कोप, इससे छोटी चीज़ों को देखा जाता है। और कैलिडोस्कोप, इसका काम ये है, एक खिलौना टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, कांच के अलग अलग एंगल पर कांचों को सेट किया जाता है और उसमें एक रील घुमाई जाती है, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको मेरे ये प्रयास ठीक लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।